सत्र है वो सत्र एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का सत्र होगा। इसमें ये होगा कि जो मिसकंसेप्शन होते हैं, अवधारणात्मक भ्रांतियां जिसको हम बोलते हैं, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6, 7, 8 तक, है ना, तो वो एक बेनिफिट इसलिए रहेगा कि जो लोग कक्षा प्राइमरी सेक्शंस में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी और जो अपर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी, और एक इन जनरल जो बातचीत होती है हमारी, तो मापन को लेकर किस किस तरह की बातचीत होती है। जब भी हम अपनी क्लास में बच्चों के साथ मापन जैसी अवधारणा पे बात करते हैं तो बच्चे किस किस तरह की गलतियां करते हैं। दोनों सेक्शंस को पढ़ाने वाले लोग हैं, प्राइमरी सेक्शंस के भी और अपर प्राइमरी के भी। तो पहले ये चीज़ देखते हैं कि हमारी प्राइमरी सेक्शंस में मापन जब स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है एक, और जब वो कक्षा 3, 4, 5 और 6, 7 तक पहुंचता है तो वो कहाँ तक पहुंचता है। प्राइमरी सेक्शंस में पढ़ा रहे हैं, जो अपर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं वो भी बता सकते हैं कि जब भी मापन जैसी अवधारणा हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारी किताबों में क्या क्या दिया हुआ है, हमारी किताब में कैसे स्टार्ट किया गया है। हाँ जी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, या इससे पहले भी कुछ बात करते हैं क्या हम लोग, ये पहले दिन जाके ही बच्चों को घंटा पकड़ा देते हैं। नहीं, ये तो उसका साइज से है, छोटा साइज बड़ा आकार से, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, और जिसको हम बोलते हैं पूर्व मापन अवधारणा। मतलब बच्चे को मापन पढ़ाने से पहले हम कुछ पूर्व मापन अवधारणाओं पे बात करते हैं। कक्षा 4 में मापन जैसे टॉपिक में क्या क्या है हमारे पास सिलेबस में, थोड़ा सा तो फिर स्केल का प्रयोग होना शुरू होता है। स्केल का प्रयोग, स्केल का प्रयोग, ठीक है। फिर स्केल का प्रयोग में क्या करते हैं, जैसे रेखाखंड खींचना हो, रेखा खींचनी हो, रेखा आयत बनाना, वर्ग बनाना, मुद्रा, नाप तोल, नाप तोल, और किस तरह का नाप तोल होता है हमारे पास कक्षा 4 में, पैमाना होता है, जैसे लीटर वगैरह, लीटर, मुद्रा में रुपए पैसे। तो थोड़ा सा हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारे पास है क्या क्या। कोण, कोण भी तो एक मापन है ना, कोण, कोण वो आकृतियों में आ गए। हाँ ठीक है, ये हमारा आकृतियों, ठीक है, यानी ये आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, आयत, वर्ग, वर्ग, ठीक है। और क्या क्या लगता है मापन में, और क्या क्या आएगा, ये कुछ ज्योमेट्री का पोर्शन आ रहा है सर। हाँ, ये बस मापन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। कोण को नापना वो मेजरमेंट का है ना, जैसे लीटर, ग्राम, क्योंकि ये सब भार और तोलना इस सब से संबंधित है, तो इसलिए हमारे पास अभी हम ज्योमेट्री वाले पोर्शन, हालांकि बहुत इनकी सीमाएं आपस में बहुत मिलती हैं, ज्योमेट्री की भी और मापन की भी, पर अभी थोड़ा हम अपने मापन वाले कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। अच्छा, कक्षा 5 में और क्या क्या आता है मापन को लेकर के, फिर उसमें थोड़ा विस्तार से, फिर उसका क्षेत्रफल निकालना, परिमाप, ये आगे बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल, यस, थोड़ा विस्तार से, क्षेत्रफल और परिमाप, आयतन भी होगा, आयतन भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो कक्षा 5 तक है, देख लीजिए कक्षा 5 तक, कक्षा 3 से स्टार्ट होता है मापन और कक्षा 5 तक अभी हमने लिया है। हमारे पास कक्षा 1 से लेकर और 8 तक ये सिलेबस है, तो कम से कम हमारे दिमाग में एक फ्रेम ये है होना ही चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या, है ना, कि हम जब इस मापन और क्षेत्रमिति जैसे विषय को पढ़ा रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर, तो हमारे पास टॉपिक क्या क्या है जिसको हमको डील करना है। जाकर बच्चों को बोलूंगा कि आओ तुमको मैं आयतन सिखाता हूँ सूत्र विधि से, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको पूर्व मापन अवधारणाओं पे बात करनी पड़ेगी। तो ये आपस में गुथे हुए हैं,
तो हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए, गुथे हुए विषय। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक आप बच्चे को कोण जैसी अवधारणा नहीं बताएंगे तो कोण मापना वो उसके बाद सीखेगा। कोण मापना सिखाएंगे तो फिर कोण बनाना सीखेगा, और कोण बनाना सीखेगा तो उसके बाद वो त्रिभुज का भी निर्माण कर पाएगा, चतुर्भुज का निर्माण कर पाएगा। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने उसको फीता पकड़ाया और चलो कोण बनाओ, वो संभव नहीं है। इसके लिए पहले दिन उसको फीते जैसी अवधारणा को बताना पड़ेगा कि भैया ये स्केल होता क्या है, क्यों बनाया गया ये स्केल। बेबीलोनियन वाले लोग कैसे नापते थे लंबाई को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जौ का दाना होता है ना, जौ, तो जौ का वो उनकी जो मापक की इकाई थी, जैसे हमारे मापन की इकाई क्या है, मीटर या किलोग्राम या सेकंड, तो वैसे ही उस समय बेबीलोनियन यानी आज से 1800 बीसी यानी 1800 ईसा पूर्व, 1800 से 2000 के बीच माना जाता है वो काल। उस समय जौ के दाने से कैसे नापते थे लंबाई को, बड़ा इंटरेस्टिंग था। कि जो इजिप्ट के लोग थे, मिस्र के लोग थे, तो मिस्र में एक नदी बहती है, नील नदी, आप लोगों ने सुना होगा। तो नील नदी की बाढ़, जैसे हमारे देश में बाढ़ें आती है ना, जैसे कश्मीर में बाढ़ आ रही है तो वो कई तबाह कर दिया उसने लोगों के घर और सबको, तो वैसे ही नील नदी अपनी तबाही के लिए बड़ी फेमस थी। तो वो क्या करती थी कि लोगों के घर नदी के किनारे ही होते थे अक्सर, या घर ना हो तो खेत तो नदी के किनारे ही होते थे सिंचाई के पर्पज से। तो नदी जब वो नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो वो क्या करते थे, लोगों के खेत में घुस जाती थी बाढ़। और होता क्या था कि अब जैसे उस समय ये एक मेजरमेंट का टूल था, ये तो टूल था, उसके बाद लोगों के पास कोई फीता तो था नहीं उस समय, आज से 1800 बीसी पूर्व। तो उस समय गांव में एक व्यक्ति होता था और उस व्यक्ति का नाम वो अलग, जैसे हमारे गांव में एक पटवारी टाइप का व्यक्ति होता है कि जिसका काम ही खेत का इसका मापन करने का है कि नहीं है, राजस्व का जो प्रभार है। तो राजस्व किसको बोलते हैं भाई, किसी का खेत नापना है, किसी का वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति होता था जिसका काम ही ये था कि वो उसके हाथ में एक रस्सी होती थी, वो पटवारी टाइप का व्यक्ति होता है, उसको रोप स्ट्रेचर बोलते हैं हम इंग्लिश में। रोप का मतलब था रस्सी और स्ट्रेचर का मतलब खींचने वाला, रस्सी को खींच के नापने वाला व्यक्ति, उसका काम ही यही होता था। तो वो क्या करता था कि जैसे नील नदी में बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद लोगों के खेत बह गए, तो अब लोगों को ये पता नहीं होता था कि मेरा खेत कितना, भाई 3 आदमी तो झगड़ा करने लगेंगे ना कि यार इतना तो मेरा था, इतना मेरा था। तो वो रोप स्ट्रेचर जो होता था या जो रस्सी को करने वाला व्यक्ति होता था, मापक टाइप का व्यक्ति, उसका काम ही यही था। तो उस समय देखिए वो क्या करता था, एक रस्सी लेता था और उस रस्सी में छोटे छोटे नोट लगाता था इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे। तो ये उसकी एक मेजरमेंट की इकाई होती थी। तो बोलता था कि इतने गांठ इसका था, इतने गांठ, तो उसके पास पहले से रिकॉर्ड होता कि तेरी इतनी गांठ थी भाई, तो उतनी गांठ पर वो उसका नाप, तो फिर वो व्यवस्थित कर देता था फिर सबके खेत को। तो वो एक मापक इकाई थी। फ्रेंड्स, जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी लोग ने एक सिस्टम डेवलप किया, उसको बोलते थे हम लोग FPS, फुट पाउंड सेकंड। लंबाई को नापने के लिए फ्रांसीसी फुट का यूज करते थे। पाउंड, बाहर को नापने के लिए वो पाउंड यूज करते थे और समय को नापने के लिए सेकंड यूज करते थे। तो ये एक फ्रांसीसी सिस्टम इसको माना जाता है। उसके बाद ब्रिटिश कालीन एक सिस्टम और आया, उसका नाम था CGS। ये छोटे छोटे नाम है, परंतु ये एड्रेस इन तीनों को ही करते थे। C फॉर सेंटीमीटर, लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर का यूज करते थे। G फॉर ग्राम, ये किसको नापने के लिए, भार को नापने के लिए। और समय को नापने के लिए ये भी सेकंड यूज करते थे। यानी समय को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये भी सेकंड यूज करते थे, ये भी सेकंड यूज करते थे। पर हुआ क्या, सबसे बड़ा खेल ये हुआ कि 1960 में, देखिए बहुत रिसेंटली बात है, बहुत पीछे की बात है। 1960 में, क्योंकि भारत आजाद कब हुआ, 1947 में, और ब्रिटेन के जितने भी गुलाम देश थे वो 1960 तक सब आजाद हो चुके थे। अब आजाद होने के बाद क्या रहा होगा, आजाद होने के बाद सबसे पहला काम ये था एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार। अब मान के चलो, सपोज मैं भारत हूं और आप बांग्लादेश हैं या आप जापान हैं,
मुझे आपको अपने यहाँ बना हुआ सरिया सप्लाई करना है, ठीक है? तो सरिया कब सप्लाई होगा? कि जब मेरी और आपके बीच में सहमति हो। तो जब आपके मेरे बीच में ये सहमति हो कि भाई जब मैं 1 मीटर बोल रहा हूं तो 1 मीटर के मायने क्या है आपके लिए? क्या आपके लिए 1 मीटर के मायने 90 सेंटीमीटर है? तो मैं बोलूंगा नहीं भैया मेरे लिए तो 100 है। तो हमारे बीच में व्यापार हो ही नहीं पाएगा। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी थी, इसको मजबूत करने के लिए एक विश्वव्यापी लोग एक जगह पे बैठे कि भैया कम से कम हम इन तीन मानक इकाइयों पे तो बात करें पहले। तो पेरिस में एक छोटी सी जगह, जैसे उत्तरकाशी में धौतरी एक जगह है, तो वैसे पेरिस में एक जगह है सेवर्स। ये पेरिस में है। ये इस जगह पे लगभग 70-80 देश बैठे और उन्होंने बैठकर कुछ चीजें निर्धारित करी। तो निर्धारित क्या करी? उन्होंने कहा कि भैया लंबाई को मापने के लिए क्या टूल यूज करें। पहले तो इस पर डिस्कशन हुआ और इसको बोलते हैं हम लोग जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई पूरे वर्ल्ड की। जैसे हमारे यूएनओ में जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो क्योंकि यूएनओ क्या है, सारे देश सारे वर्ल्ड को उसका कहना मानना पड़ता है, जैसा यूएनओ डिसाइड करेगा, है ना, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वैसे ही है जो इसकी इस सेवर्स में जो लोग बैठे, है ना, तो एक जर्नल कॉन्फ्रेंस थी मेजरमेंट को लेकर। तो वहां कुछ चीजें निर्धारित हुई है। हाँ, तो एक उस समय एक नया सिस्टम निकला, MKS सिस्टम। देखिए यात्रा, देखिए फुट पाउंड सेकंड से स्टार्ट हुआ, कुछ देशों ने स्वीकार किया, कुछ देशों ने मना कर दिया। फिर CGS सिस्टम स्टार्ट हुआ, कुछ देशों ने लिया, कुछ देशों ने मना कर दिया। पर MKS क्योंकि आजाद हो चुके थे देश, सबको व्यापार करना था, तो उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया MKS। तो उन्होंने कहा M फॉर मीटर, लंबाई को नापने के लिए, K फॉर किलोग्राम, किसको नापने के लिए, भार को नापने के लिए, और S फॉर सेकंड, समय को नापने के लिए। इस पर सबकी सहमति हो गई। जैसे जैसे करके जब देश बढ़ने लगे, विदेश सारे बढ़ने लगे, तो एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ, SI, जिसको आज हम लोग पालन करते हैं। SI सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टम द इंटरनेशनल। पूरा नाम, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी वर्ड है ये। तो इसका मतलब ये होता है कि आज हमारे पास जितनी भी यूनिट्स हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं नापना, मापन जैसे उदाहरण क्यों पढ़ाते हैं बच्चों, क्या जरूरत है? व्यवहारिक जीवन तो वो व्यवहारिक जीवन क्या है? जैसे उसे बोल दिया कि बाजार जाओ, वहाँ दूरी कितनी होगी, और हमने उसे चीनी मंगवा ली, चीनी लेके आया तो पैसे का भी मापन होगा, कितना एक्सचेंज हुआ, कितना वापसी लाया, ठीक है, ओके। तो एक चीज और भी है, तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि यार जब हम अपनी क्लास में बच्चों के साथ पहले दिन बात करते हैं, तो हम लोग शायद पहले दिन ही फीटा नहीं पढ़ा देते उनको कि फीटे से नाप बेटा। हम शायद बोलते हैं कि अच्छा यार इस कमरे की लंबाई नाप के दिखाओ, तो वो शायद कदम से नाप रहे होंगे, है ना, चलो यार हाथ से नाप के देखते हैं, चलो अब, है ना, इन उंगलियों को मिला के देखते हैं। तो इस तरह की, है ना, हम कहेंगे ब्लैक बोर्ड को नापना है, तो क्या करेंगे, चलो यार इतनी उंगली मिला के देख के नाप के देखते हैं कितनी उंगली हो गई। तो शायद हमें बच्चों के साथ ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अमानक तरीके से। तो अमानक से मानक का शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट करना चाहिए मुझे लगता है ना, कि बच्चों को पढ़ाते समय हमें पहले दिन ज्योमेट्री बॉक्स जैसी अवधारणाओं पर काम नहीं करना चाहिए। पहले दिन क्या, पहले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना खूब बच्चों के साथ में अमानक इकाइयों के साथ में खेलना चाहिए। दूसरा सर कि अब सपोज कि अब आपका बच्चा कक्षा 3 के मिड में आ गया है, अब आपने कहा कि चलो अब फीटे के साथ काम करना शुरू करते हैं। तो जब भी हम बच्चों के साथ स्केल में काम करते हैं, तो खैर आप लोग तो कर ही रहे हैं इस समय, तो मैं आपके अनुभव थोड़ा जानना चाहूंगा कि बच्चे फीटा यूज करते समय किस किस प्रकार की गलतियां करते हैं। सर 1-2 चीजों पर बात करते हैं पहले, कि वो गलतियां किस किस प्रकार की हैं जो बच्चा करता है। मैं थोड़ा सा बात को रखता हूँ कि आपने फीटे से उनको लाइन खींचना सिखा दिया, 2-3 दिन काम किया और फीटा सिखा दिया, फिर भी गलतियां कर रहे हैं। जैसे हमने कहा सर उनके लिए 5 सेंटीमीटर हम लोग सिखा रखा है कि वो एंड पॉइंट से शुरू होनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो लेकिन वो कहीं से भी कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर।
कहीं से भी कर सकते हैं। वो 1 से स्टार्ट करेगा, वो 1 से स्टार्ट जीरो से करेगा। करेगा, 1 से करेगा। ठीक है, 0 से करता है। 0 से नहीं करता, जीरो से नहीं करेगा, 1 से 0 से नहीं करेगा। अगर 0 से करेगा, अच्छा, 0 से पहले से थोड़ी जगह बची हुई है, वहां से स्टार्ट वहां से कर लेता है, कल 1 आराम से कर देता है। या कल 1 से कर लेगा, जब या फिर 1 से करेगा 1 से 5 तक, जब 1 लिखा वो हो। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों से हमने ये पूछा कि बताओ इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। ठीक है, गौर से देखिएगा इस चित्र को। और हमने 4 ऑप्शन दिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आपको उत्तर नहीं बताना, आप देखिए बच्चे क्या उत्तर देते हैं। 70% बच्चों ने 6 सेंटीमीटर बोला, 77% बच्चों ने। उसने बोला कि इस पेंसिल की जो नोक है, आगे वाली टिप, वो 6 पे है, इसलिए 6 सेंटीमीटर। तो यानी उसका प्रारंभ नहीं देखा उसने, उसका केवल एंड देखा। तो एंड की नोक जहां है, इसका मतलब उसके लिए उतरा मापन है। ये एक बच्चे का रिस्पॉन्स है। आगे देखते हैं। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको ट्रांसलेट करके। इसने भी वही उत्तर दिया कि टिप जो है आगे है, इसलिए ये 6 सेंटीमीटर। केवल 11% बच्चे, यानी अगर 100 बच्चों पे ये सर्वेक्षण हुआ तो 77% बच्चों ने तो इसके उत्तर दिए गलत, 11% ने सही दिया, और जो बाकी बचे 2-4% वो कंफ्यूजन स्थिति में थे। ये प्राइमरी के बच्चे हैं सर, 4-5 के बच्चे हैं, 4-5 की से 3 के बच्चे हैं, 3, 4, 5, तो अलग अलग ग्रुप है। तो वो कभी कक्षा 5 में गए, तो कभी कक्षा 4 में गए, कभी कक्षा 3 में गए। ये प्राइमरी के हैं। अपर प्राइमरी का भी दिखाऊंगा मैं आपको। उसने क्या बोला, इसने थोड़ा और नजदीक पहुंचा, इसके थोड़ा नजदीक पहुंचा, पर वो भी थोड़ा कंफ्यूजन स्थिति में था। उसको कम से कम एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर था। वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर रखता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर था, और जो कि हमें भी अपने बच्चों के साथ काम करते समय सबसे पहला वही काम करना चाहिए। वो काम है यूनिट। फीटा जो है वो प्लास्टिक का फीटा, एक्चुअली वो स्केल को लंबाई के तौर पर देकर यूनिट्स के तौर पर देखना चाहिए। और जब आपका बच्चा यूनिट जैसे कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर गया तो मजा ना कभी गलत हो जाएगा। तब आप टूटा हुआ फीटा भी दे दो चाहे उसको, कभी गलत नहीं करेगा। देखिए उसने ये बताया बच्चे ने, आपके पास ये एक स्केल है, तो ये 0 से पहले तो छोटी सी जगह छोड़ी भी रहती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। मैं भी बहुत दिनों तक, मैं भी जब कक्षा 6 में आ गया था, वो तो शुक्र हुआ किसी टीचर ने कभी पकड़ा नहीं मुझे कोण नापते समय, कुछ करते समय। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 यूनिट। mm तो बहुत छोटी भी सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं फंसते अपन, हम यूनिट में फंसते हैं। क्यों? हम यूनिट पर बात करते हैं। सेंटीमीटर मिलीमीटर में तो बहुत दिनों में पहुंचेगा बच्चा आपका, कितना यूज करते हैं मिलीमीटर का। तो बच्चों के साथ हम यूनिट पे बात करेंगे कि देखो यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट। अब देखिए, अब कभी गड़बड़ नहीं करेगा बच्चा। आगे बढ़ते हैं, वो यूनिट की बात के बाद कैसे बच्चे धीरे धीरे आंसर सही देते हैं। इस बच्चे ने बोला कि आपने पेंसिल यहाँ क्यों रखी है, 1 पे 0 पे रखनी चाहिए, तभी 5 आएगा। हमने क्या किया, फिर देखिए अगर आपको बच्चों को चेक करना है कि मेरे बच्चे को मापन जैसी अवधारणा आई कि नहीं आई, तो पहले तो नापने सिखाइए और एक टूटा हुआ फीटा भी रखिए अपने पास। हमेशा टूटा हुआ फीटा क्रॉस चेक कर देगा पूरे की पूरी स्टडी को। तो आप उस फीटे को थोड़ा सा तोड़ के पहले से रखिए हमेशा के लिए टूल बना के। अब आप कहिए कि 5 सेंटीमीटर नाप। अगर उसको यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
सपोज वो 3 के पहले से, तो यानी 3 है, मतलब फीटे में है 3। अब आपने कहा 5 सेंटीमीटर नाप, तो देखिए अगर उसको यूनिट का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वो क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक 5 तक नाप देगा, ठीक है। पर अगर उसको यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी गड़बड़ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 1 2 3 4 यहाँ पर 8 मान लो 5, तो वो सीधे यहां से लेके यहां तक लाइन खींचे। क्लियर हो? तो इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट का कॉन्सेप्ट देना। नंबर का कॉन्सेप्ट में तो वो गड़बड़ करेगा। 9 सेंटीमीटर, तो उसने 5 पे रखा, टूटे हुए फीते से 5 पे रखा और 9 पे उसकी टिप थी, तो उससे पूछा कि कितना हुआ, उसने 9 बता दिया, क्योंकि उसके लिए सबसे एंड पॉइंट ही मेजरमेंट का एंड पॉइंट है। तो वो टूटे हुए फीते से भी उसने गलत बताया। कि जब भी हम बच्चों के साथ काम करें स्केल में, कम से कम उनको इतनी ऑटोनॉमी हमको देनी पड़ेगी, इतनी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि वो कम से कम 5-6 दिन काम करें। क्योंकि एक बार अगर लंबाई नापने का कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो लंबाई किससे जुड़ा हुआ है, फिर कोण से, कोण से फिर त्रिभुज, त्रिभुज भी गड़बड़ करेगा, कोण भी गड़बड़ करेगा, चतुर्भुज भी गड़बड़ करेगा और आगे जाके पूरी ज्योमेट्री गड़बड़ करेगा, क्षेत्रफल भी गलत करेगा। इसीलिए ये सब आप लोगों पे निर्भर है कि पहले दिन कैसे स्केल के साथ यूज करें बच्चों में। अपना प्राइमरी में आते हैं परिमाप जैसी अवधारणा पे। तो परिमाप का मतलब क्या होता है हमारे लिए? परिमाप का मतलब होता है, सपोज कि मुझे ये त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो परिमाप उसके बाहर का, जैसे माना मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। मुझसे अगर कोई परिमाप बोलता है इसका निकालने के लिए, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं 5-4-6 यानी 15 जो भी सेंटीमीटर या मीटर होगा बाहर की उसको जोड़ देता हूँ, यही तो कहलाता है। परंतु इस पर भी थोड़ा बहुत काम किया था जब बच्चों के साथ हम लोगों ने, तो उसमें भी बहुत रिस्पॉन्सिव है। उस रिस्पॉन्सेस को देखते हैं हम। देखो इसका दूसरा रिस्पॉन्स है। देखो इस बच्चे का दूसरा रिस्पॉन्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स आते हैं इसमें। उसने बोला कि देखो साहब क्या हुआ कि हमारे पास एक स्क्वायर था पूरा, ये स्क्वायर था, जो टुकड़ा बाहर निकला, मतलब ये टुकड़ा तो बाहर निकाला। अब ये टुकड़ा 20 सेंटीमीटर का था, तो लिहाजा ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 हुआ, 5-5 सेंटीमीटर हुआ। तो किया क्या आपने कि इतना बाहर निकाल दिया। तो कितना बाहर निकाला, यहाँ से 5 बाहर निकाला, यहाँ से 5 बाहर निकाला, यहाँ से 5 बाहर निकाला। अब हमारे पास 80 तो था ही, 80 था, तो 5 ये बढ़ा, 5 ये बढ़ा, 5 ये बढ़ा, तो यानी 15 तो अभी 15 ही तो निकला बाहर। तो 80 में से 15 चला गया, 65 आ गया। उसका 60 आया, इसका 65 आया। आगे तो क्या लगता है, 65 सही है? 65 भी सही नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। इसका भी वही रिस्पॉन्स था। वो भी वही बात कर रहा है पहले वाला, 80 था, 80 में से 20 गायब हो गया, 60 बच गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा और कंफ्यूज हो गया, ये बच्चा बीच वाला हो गया। इसने कहा 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। मतलब वो मैथमेटिक्स में क्या है, एग्जैक्ट आंसर चाहिए भाई।
सिंपल सवाल है, सिंपल उत्तर होगा। पर ये बच्चा बीच वाला हो गया, उसने कहा यार 65 वो भी ठीक कह रहा था, वो भी ठीक कह रहा, मतलब इधर से 5-5 कटा तो 65 हो सकता है, अब वो भी ठीक कह रही थी, वो भी तो 20 निकल गया, तो वही वाली बात होगी नहीं कि यार दोनों हो सकते थे। तो इस तरह का कंफ्यूजन है सर। ये बहुत छोटी अवधारणा है, कक्षा 6 की अवधारणा है और इतने सारे मिसकंसेप्शन बच्चों को है ना। तो खैर इसका उत्तर आप ही लोग बताएंगे, और अभी अगर लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लेंगे तो आप टाइम ले भी सकते। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर बता दूंगा तो शायद हम लोग खुद सोचना बंद कर देंगे। तो उसको आप लोग अपने पास ही रखिएगा उत्तर, दोबारा कभी मिलेंगे तो इस पर बात करेंगे, है ना। बहुत आसान सवाल है सर। तो एनीवे, एक तो ये पूरी की पूरी बातचीत जो थी इस पर 3-4 टॉप चीजों पर हमने बात करी। एक तो मापन की पूरे जर्नी पर, कि मापन आज जो हम पहुंचे हैं एक एसआई सिस्टम पे, है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम में, वहां तक पहुंचने में एक बड़ा इतिहास रहा है ना। एक वो बात। दूसरी कि यार जब हम बच्चों के साथ मापन जैसी अवधारणा पे बात करते हैं तो हमको बहुत सेंसिटिव तरीके से इस काम को करना पड़ेगा। जब मैं मापन की बात कर रहा हूँ, लंबाई की बात कर रहा हूँ, तो मैं यूनिट जैसे कॉन्सेप्ट पर बात करनी पड़ेगी, और उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमको टूटे हुए फिटे के साथ भी काम करना पड़ेगा। तभी क्रॉस चेक होगा नॉलेज बच्चों का कि यार इसको समझ में आया कि नहीं आया। आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने बच्चों को सिखाया और वो उसने सही किया नहीं किया? तो वो क्रॉस चेक उसी से होगा। बैठक हुई, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आप चाहते हैं ऐसा हो? आप फ्री, आप ये चिंता मत करो कि मैं डाक पे डांट खाऊंगा, अलाना करूंगा, ये हमारा आंतरिक मामला है। मैं 90% डाक फ्री में करता हूँ तुम्हारी तैयार। मुकेश जी को पता है, भट्ट जी को पता है। कल जो है सब जो डाक हुई यहीं पर हमने तैयार किसी भी ढंग से आपके ऊपर मैं प्रेशर नहीं डालूंगा। आप केवल यहाँ मजा लेने आ जाओ, और जो दिक्कतें हमारी हो रही है, जो चर्चा आप लोग करते हैं कि जो जैसे मापन में कैसा किस ढंग से इन लोगों ने तैयार किया होगा, इन्होंने भी पढ़ा होगा, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें हम तैयारी करें। अगली बार हम चाह रहे हैं विज्ञान में करें, पूरा यहीं पर आपको मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपके लिए मैं चाय का परमत में चाय में भीख मांग के लाओ, चाय का आओ सीख के जाओ।